एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषिका गुप्ता। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने के साथ आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर नीरज जी। तो आइए हम सीधा इनसे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। डॉक्टर नीरज जी, आपका एमटी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 साल से एक महापौर है, तो आप इस काम को लेकर आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं, उनके कामों को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बड़े स्पष्ट होकर बता दूं, एक चौपाई मेरे जीवन में है, मैं उसका अनुसरण सदा किया हूं, करता रहूंगा। भले बुराई ना करें, बड़े ना बोले बोल। जो भले होते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते और बड़ी बड़ी बात नहीं करते। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की बुराई करने के लिए देश समाज की सेवा नहीं कर रहा हूं। देश में जो कुरीतियां उनको दूर करने का मेरा संकल्प है। उन्होंने क्या काम किया मुझे इससे मतलब नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जी, आप एक चिंताजनक राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में किस तरह की बदलाव की बात आप कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा, देशवासियों से कहा, लोगों से कहा, समूहों के बीच में जाके कहा, पदयात्रा के दौरान में कहा, राजनीति की स्वस्थ परंपरा की नींव रखने के लिए हमने 20 नवंबर 1997 को दूसरी आज़ादी आंदोलन का श्रीगणेश किया था। और इस सपने के साथ किया था, जो मतदाता देश का रखवाला, भारत का भाग्य विधाता है, उसका सम्मान खो गया। जिसकी ओर से हम विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, आज उसका सम्मान खो गया है। जब वो कोई बड़ा नेता आता है तो रस्सा लगा करके, जिससे कुत्ते की तरह उसको रोक दिया जाता है, कहीं कूद न जाए। पुलिस के अगर वो कहीं कूद जाए, अपनी बात करने को रखने को आ जाए, तो पुलिस के डंडे उसे खाने पड़ते हैं। और हम चाहते हैं हम जिसकी ओर से विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनते हैं, उसको भगवान की तरह पूजा जाए। और हम ईश्वर की तरह, जब मतदाता ईश्वर की तरह पूजा जाने लगेगा तो हम मानेंगे कि हमने देशवासियों को देश के लिए खड़ा कर दिया, और फिर ये भी मानेंगे हम देश के साथ खड़े हैं। ऐसा मेरा संकल्प है। आप लोकसभा चुनाव लड़ते थे, तो इस बार आपने महापौर की तैयारी क्यों की? मतलब आपके क्या मुद्दे हैं इस पे? देखिए, मेरा घोषणा पत्र है, आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी किसी ने, प्रत्याशी ने घोषणा पत्र नहीं बनाया। हमें क्या करना है इसका संकल्प होना चाहिए। इस संकल्प पत्र को मैंने लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और हमें उम्मीद है कि आप इस संकल्प पत्र को आप भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो मैं सांसद चुनाव लड़ता था, वो मैं चाहता था कि देश की पंचायत में इस बात की बहस होनी चाहिए कि पूरे देश की व्यवस्था जनता के पैसे से चल रही है। अगर जनता के पैसे से पूरी देश की व्यवस्था चल रही है, तो जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इसके लिए संसद में बहस कराने के लिए मैं सांसद का चुनाव लड़ता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर संसद में इस बात की बहस करा दी जाए कि जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे रोका जाएगा, तो शायद ये देश में एक गाना जो है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत खड़ा होगा। ऐसे भारत को मैं खड़ा करना चाहता हूँ। इसलिए संसद के चुनाव लड़ करके वहाँ पे देश की पंचायत में इस बात की बहस कराने के लिए मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और उसके बाद जब ये बहस हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है नीचे सारी चीजें बहुत अच्छे से डेवलप होंगी और लगेगा आपको कि देश में आज़ादी का सही स्वाद मिल रहा है। अब मैं क्रांतिकारियों, देशभक्तों के सम्मान के लिए, आने वाली लोकहित के लिए, मैं जो महापौर का चुनाव आया, तो यहाँ पे मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। और मुझे लोगों ने जब कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप महापौर चुनाव में अपनी सहभागिता निभाइए, आप इसमें अपना उतरिए, निकलिए आप। तो बहुत सारे लोगों को कहने वजह से, उनके सबके सम्मान के लिए मैं ये महापौर का चुनाव लड़ रहा हूँ। और महापौर का चुनाव इसलिए भी लड़ रहा हूँ कि आज़ादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु है। ये आज़ादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ पूरे देश को यहाँ से आज़ादी गई है, यहाँ से पूरे देश को संदेश गया है। हमें एक मौका मिलेगा, जिसे देश की सरकार दिल्ली बैठी हुई है, प्रदेश की सरकार लखनऊ बैठी हुई है। हम चाहते हैं इलाहाबाद की सरकार, प्रयागराज की सरकार, नगर निगम है, यहाँ से काम करके हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस पृष्ठभूमि के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो अच्छे संदेश जाएंगे और एक नई परंपरा कायम हो, जिससे हम अच्छा सा निकाल सकें। ये मेरा संकल्प है। आम सिटीजन जो है, वो सुविधा के लिए ये महापौर क्या क्या कर सकता है? हाँ, मैंने महापौर के देखिए, महापौर जो है, जो कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो जनपद का प्रथम नागरिक होता है। और प्रथम नागरिक अगर हो गया, वहाँ की जनता ने बनाया है, तो इसका मतलब है कि वो जो भी काम करेगा, कोई जरूरी नहीं महापौर पद पे ही कोई काम हो सकता है वो जन आंदोलन के माध्यम से बहुत कुछ कर सकता हो। अगर जनता ने उसे नगर का प्रथम व्यक्ति बनाया है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी या किसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता को साथ में लेकर के एक ऐसा जन आंदोलन दे जिससे व्यक्ति सुखी हो जाए। ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, नगर निगम पर तो मैं बात करूंगी ही,
क्षेत्र में महापौर के बढ़ने से कितनी जिम्मेदारियां आएंगी सर? महापौर बनने से अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे निरंतर 25 साल हो गए दूसरी आज़ादी आंदोलन का श्रीकलेश किए हुए। मैं 25 साल से इसमें लगा हुआ हूं। हाँ, महापौर की जो जिम्मेदारियां हैं वो ये होंगी, ये मेरा घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को पूरा करने में अभी मैं जो खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, थोड़ा बहुत लोगों से मिल पा रहा हूँ, वो भी मेरा चैन जाएगा, तब मैं इस संकल्प को पूरा कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात दिन एक करके देश की जनता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए, व्यक्ति को सुखी पहुंचाने के लिए मुझे रात दिन जग करके इस काम को करना है। तो जिम्मेदारियां अगर कोई देगा, नगर का प्रथम नागरिक बनाएगा, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि व्यक्ति को मैं भी प्रथम बनाऊं, ऐसा मेरा संकल्प है। सर, आप जैसे जहाँ पे बीजेपी, सपा, कांग्रेस, ये लोग जो नेता हैं, लोग संगठन के सहारे महापौर का चुनाव करते हैं, तो आप बिना संगठन के कितना मजबूत पाते हैं अपने आप को? हाँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, मेरा कहना है, देश में रहने वाले सब मेरे भाई। तो ये कोई कह सकता है कि ये सपा है, बसपा है, भाजपा है, यहाँ वहाँ, मगर मैं कहता हूँ कि सब मेरे भाई। और कोई भी व्यक्ति इस देश का नुकसान नहीं करना चाहता। सभी लोग देश की भलाई के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अगर देश की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं तो मुझे खुद ठीक से पता है कि जब उन्हें पता होगा देश की भलाई कहाँ है, तो वो राजनीतिक दलों के लोग भी मेरा साथ देंगे और देश के नवनिर्माण में मेरा योगदान करेंगे। तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी संगठन से, किसी पार्टी से, किसी मुखिया से, किसी नेता से कोई किसी तरह का वैमनस्यता नहीं है। हमारी सबसे संबंध है, मैं सबके पास उठता बैठता हूँ, सबके यहाँ आता जाता हूँ। ये बाकायदा इलाहाबाद की जनता देखती है, राजनीतिक व्यक्ति देखते हैं, सामाजिक संगठन के लोग देखते हैं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी देखते हैं। इसलिए मेरा किसी से कोई वैमनस्यता नहीं। मुझे पता है कि देश के नवनिर्माण में सब मेरा साथ है। निगम अपना बजट जो है वो टैक्स बनाता है, तो अगर आप महापौर होते तो टैक्स की आपकी नीति क्या होती? देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले कहा है कि व्यक्ति को सुखी पहुँचाने का मेरा संकल्प है। और आज़ादी की लड़ाई के बाद से आज तक आज़ादी तो मिली, मगर आज़ादी का स्वाद नहीं मिला। आज़ादी का स्वाद मिले, इसके लिए हमने घोषणा पत्र बनाया और हमने कहा है कि वाटर टैक्स पूर्ण रूप से टैक्स मुक्त होगा। और भी तमाम चीज़ें हमने इसमें, हाउस टैक्स के लिए कहा है कि 25% करूँगा, मगर कम करूँगा। पर कहाँ 25% है, मगर मैं देखूँगा कि जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग ना करके कितना अधिक से अधिक व्यक्ति को मैं सुखी पहुंचाऊं। और कोई भी व्यक्ति अपने मकान में रह रहा है, उसको लगे मैं अपने मकान में रहता हूं। ऐसा न लगे कि हमारे पास मकान भी है, इतना टैक्स दे रहा हूं जिसे हम किराए के मकान में रहते हैं। इसलिए हमारी पूरे, ये मेरा 11 सूत्री वो है। आपका समय खराब हो जाएगा, आप अगर कर सकेंगे तो उसको आप अपने ढंग से पहुँचाइएगा। पर व्यक्ति को सुखी पहुँचाना मेरा संकल्प है और मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, सबके लिए करना चाहता हूँ, व्यक्ति को सुख पहुंचाना चाहता हूँ, ऐसा मेरा संकल्प। निगम में क्या मतलब परिक्षेत्र में जो क्या समस्याएं देखते हैं आप? देखिए, समस्याएं ही समस्याएं हैं। लोग सुखी हैं मगर व्यक्ति दुखी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई व्यक्ति सुखी है, लोग बहुत सुखी हैं। और किस बात के लिए सुखी हैं? इस देश की एक बड़ी गलत परंपरा बन गई है। आप देखिए, उठा करके देखिए, आप बुद्धिजीवी हो, पढ़ी लिखी हो, आप देखिएगा इस देश में 90% ऐसे लोग हो गए हैं जो किसी न किसी बात को लेके, किसी न किसी चीज को लेके एक दूसरे से नफरत करने लगे। और अगर आप किसी से नफरत करने लगेंगे तो देश समाज की क्या हालत होगी। तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं। हमें सबसे पहले जो देश में समाज में 90% जो एक दूसरे की बदले की आग से लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, मुझे उसको दूर करने के लिए, जो अभाव में लोग रहे हैं उनको मुक्त करने के लिए मुझे बड़ा एक अभियान की जरूरत है। थोड़ा समय का इंतजार करिए। मैं, ये सच है कि मैं देश समाज को बड़ी चीज दूंगा, ये मेरा संकल्प। आप अगर पहले महापौर बन भी रहे हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? ये मेरा घोषणा पत्र है। सबसे पहले घोषणा पत्र पे पूरा, सबसे पहले सारा ध्यान इस पे आकर्षित करके मैं इस घोषणा पत्र को पहले पूरा करूंगा। और जैसे ही घोषणा पत्र में पूरा करूंगा, लोगों को लग जाएगा कि आजादी का सही स्वाद मिल रहा है। मतदाता मेरा भगवान, लोकतंत्र का रखवाला, भारत का भाग्य विधाता है। उसको महसूस होगा कि मुझे आज़ादी का सही स्वाद मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि नगर निगम में जो क्षेत्र में तबेले जो हैं वो नहीं होने चाहिए? आवारा पशु की जो समस्याएं के लिए जो योजनाएं हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तबेले जरूर होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए, साफ सुथरे ढंग से होने चाहिए, जहाँ पे हों सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे बच्चों का दूध मिलता है। और सबसे पहले जो दूध, दही, घी खाएगा उसका दिल और दिमाग और
समझे ना, शरीर सही रहेगा, दिल दिमाग शरीर सही रहेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। तो तबेला रहने चाहिए, जहाँ पे हैं उनको साफ सुथरे ढंग से, अच्छे ढंग से सौंदर्यीकरण करा करके वहाँ पे रहने वालों को, अगल बगल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप तबेला हटा देंगे तो दूध नहीं खाएंगे, तो दूध नहीं खाएंगे, घी नहीं पाएंगे, मट्ठा दूध नहीं पाएंगे, तो आप समझिए क्या विकास होगा। हम बर्गर और ये चाउमीन आइसक्रीम खा करके अपने बच्चों को क्या स्वर्ग पहुँचा पाएंगे। आप प्रयागराज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज को हम संदेश देना चाहेंगे, क्रांतिकारियों देशभक्तों का शहर है, यहाँ के हर व्यक्ति के खून में देशभक्ति का खून होना चाहिए। क्रांतिकारियों देशभक्तों ने हम लोगों के लिए जान की बाजी लगाई है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा देश समाज बनाएं। वोटों की गंदी राजनीति और नोटों का जो समाज में आर्थिक अपराधियों का जो बोलबाला है, इस पे हम लोगों को नियंत्रण करने की जरूरत है। पूरे सिस्टम में आर्थिक अपराधी जो हैं पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में समाहित हो जा रहे हैं। आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए हम सब लोगों को एक साथ दे करके देश के नवनिर्माण के लिए, कानूनों के सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए भारत, नए देश के नवनिर्माण की आवश्यकता है। और इस देश के प्रदेश के प्रयागराज वासियों को मैं अपना भगवान मानता हूँ। मतदाता मेरा भगवान, लोकतंत्र का रखवाला है, भारत का भाग्य विधाता है। हम चाहेंगे हम सब मिल करके देश का नवनिर्माण करें, क्रांतिकारियों देशभक्तों का सम्मान करें। सर, नगर निगम में जो रेहड़ी पटरी वाले, तो उनके लिए क्या कोई योजना नहीं है? हाँ, मैं है, इसमें घोषणा पत्र में खूब अच्छे से स्पष्ट है। उनसे किसी भी तरह की पुलिस परेशान करती है या किसी से टैक्स वसूला जाता है, ये सब कतई कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं सीधे जाऊंगा, सीधे खड़ा होऊंगा। सबको बाकायदा निर्देश होगा कि किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशान करे, मेरे से मिलिए। और जो परेशान करेगा फिर वो इतना परेशान होगा कि सोच भी नहीं पाएगा कि हमने किसी शरीफ आदमी को परेशान करके क्या आफत मोल ले ली। तो वो मेरे उसमें है, संकल्प में भी है और घोषणा पत्र में भी है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ, जैसे दुकानों, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और रोजगार अधिकतम दिलाया जाए। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे गुमटी लगाई जा सकती है, चैनल लगाए जा सकते हैं, शटर लगाया जा सकता है, वहाँ लगवा करके मैं रोजगार की और अच्छी व्यवस्था कराऊंगा। हटाने के बाद छोड़िए, जहाँ पे कहीं असुविधा ना हो, है ना, लोगों को सुविधा पहुंचे, वो मैं काम करने का अधिकतम प्रयास करूंगा। वो तो मेरे संकल्प में है कि अच्छे से अच्छा रोजगार देने का काम करूंगा। जी, जनता अपने नेताओं पे, जो उनके वादों पे भरोसा नहीं कर पाती है, तो क्या यही वजह है कि वो भरोसा खोते जा रहे हैं? भाई देखिए, नेता उसको कहते हैं जो घर से अकेला निकले और किसी चौराहे गली मोहल्ले में जाए, उससे 10 लोग मिल जाए, उसको तो नेता कहते हैं। जो 10 गाड़ियों से और 5 राइफलों के साथ चले, उसको आप नेता मानते हैं? जब आप 15 दिन खा लेंगे, सलाद की पन्नी, पूरी कचौड़ी, जात धर्म दल के आधार पे आप मतदान करेंगे, तो 5 साल तक वो खाएंगे। तो जहाँ पे 15 दिन और 5 साल का जो समझौता है ना, 15 दिन आप खाओगे, 5 साल वो खाएंगे। जब 5 साल वो खाएंगे तो फिर 5 साल उनको गाली देंगे। ये गलत गंदी परंपरा है ना। तो नेताओं को सबसे पहले आप अपना नैतिक धर्म निभाइए। देखिए, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको जो भी काम मिला वो अपना काम जिम्मेदारी वफादारी से ना करके बिगड़ तजुर्बे अनुभव के लोग दूसरे कार्य क्षेत्रों में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिससे देश और समाज खराब हो। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा कर उनको अच्छे उचित स्थान तक पहुँचाऊँ। और उसके बाद देश, समाज और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी दूसरी बनती है, और जो व्यक्ति अपने बच्चों के सगा वफादार होगा। अब मैं आपको मतलब थोड़ा कटुता भरे शब्दों में इस्तेमाल करके आपको समझाना चाह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने बच्चों का सगा वफादार होगा, सब कहते हैं हम अपने बच्चों के सगे वफादार हैं, मगर मेरी दृष्टि से जो है वो ये है कि जो व्यक्ति भी अपने बच्चों का सगा वफादार होगा, वो सबसे पहले देश और समाज अच्छा बनाएगा। और देश समाज अगर अच्छा बनाएगा तो तय है उसका बेटा कुछ ना करा होगा तो भी देश समाज के लोग उसको कुछ करवा ही देंगे। अगर देश समाज खराब हो गया, आपने बहुत बढ़िया बंगला, बहुत बढ़िया गेट, बड़ी व्यवस्था, बड़ी सिस्टम बना लिया है, और समाज में अगर कोई कुरीति फैल जाए तो उसका शिकार सबको होना पड़ता है। अगर किसी दंगे का, किसी फसाद का, किसी विवाद का कोई बच्चा, आपका निर्दोष बच्चा सड़क पे शिकार हो गया, वापस घर आएगा नहीं आएगा, ये तय नहीं होगा। जब ये तय नहीं होगा तो आपका बड़ा बंगला, बड़ी व्यवस्था, बड़ा पैसा रुपया किस काम का है? इसलिए सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है, देश के साथ साथ समाज भी अच्छा होना चाहिए। देश समाज अच्छा होगा तो व्यक्तिगत सुखी होगा, और व्यक्तिगत सुखी होने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। छोटी सोच शंका पैदा करती है, बड़ी सोच निदान करती है। हम चाहते हैं इस देश के लोग, एक राख 2 तरह की होती है, एक से बर्तन मांजा जाता है, चूल्हे की राख से बर्तन मांजा जाता है, एक हवन की राख होती है, उसको माथे लगाया जाता है।
आप इतना त्याग तपस्या इतना बलिदान करिए, आप इतना अपने को समाज में इतना संदेश दीजिए कि आप जो है हमन की रात बने और मत्थे लगा जाए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत से अनुरोध और प्रार्थना है जी। सर, अगर कोर्ट में मामला जाता है तो क्या लगता है कि नेताओं में जो है उत्साह की कमी हो जाती है? कोर्ट में अगर कुछ भी मामला जाता है तो देखिए, कोर्ट में तो न्याय मांगने लोग जाते हैं और न्याय तब मांगने जाते हैं जब अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। अगर हमें पता है कि हमारा ये भाई है, इस भाई को बड़े भाई का क्या अधिकार है, इसको बड़े भाई को छोटे भाई को हमें क्या करना चाहिए, और छोटे भाई को ये पता हमें अपने बड़े भाई के साथ ये करना चाहिए। अगर मानवता की हत्या ना हो रही होगी तो कोई नहीं, मानवता की जब हत्या होने लगती है लोग न्यायालय जाते हैं। उसमें नेता का और किसी समाजसेवी का क्या हाथ हो सकता है? ये तो देखिए, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिन संबंधों में, जिन रिश्तों में सारा काम पैसे से होने लगता है वह नरसंहार होता है। तो यहाँ पे सारा काम पैसे, बिगड़ पैसे कोई काम हो रहा है क्या? तो जब सारा काम पैसे से होता है, नरसंहार होता है, तो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, देश तो नरसंहार भी हो जा रहा है। हमें नोट और वोट से बचाने के लिए देश की राजनीति में हमने कदम रखा है, दूसरी आज़ादी से श्रीगणेश किया है और हम प्रयास करेंगे सबको न्याय मिल जाए, सबको अच्छे से नियम कानून से सब लोग रहें। तो कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाने क्यों जाएगा? क्या जरूरत पड़ी जेल जाने किसी को? कोई किसी चाय नहीं पीना चाहता, लोग मजबूर है भीख मांगने के लिए। तो इसमें मुझे नहीं ऐसा लगता न्यायालय जाने में और न्यायालय से संबंधित नेताओं का क्या रोल हो, मुझे ये बात मुझे समझ में नहीं आती। नगर निगम चुनाव जो है वो हर बार 73वें संविधान पे लागू होने की बात जो कही गई है, तो लेकिन क्या वजह है कि वो लागू नहीं हो पाई है अभी तक? अच्छा, तो आप लागू नहीं हो पाई है, ये आपका प्रश्न अच्छा है। ये भी संकल्प पत्र में है, इसको भी मैं इस पे भी जो भी है ना, अधिकतम कोई भी जब नहीं कुछ हो पाए, जन आंदोलन बहुत बड़ी ताकत होती है और इस देश को आज़ादी दिलाई है इलाहाबाद प्रयागराज ने। आपके संकल्प को भी मैं पूरा करूँगा। 73 जो है नियम को भी, हाँ, संविधान को भी, वो जो भी व्यवस्था है उसमें लाने का काम करूँगा। आपने अच्छा जगाया मुझे। ब्रेक के लिए बोलूं तो वो सरकार अपने घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, तो आप इसको पढ़ के एक बार बता दीजिए कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु जो है। देखिए, मेरे घोषणा पत्र में सबसे पहले नगर निगम प्रयागराज शहर के विकास हेतु सरकार के प्राप्त धन के व्यय विवरण को समस्त जनता की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी चीज पारदर्शिता रहेगी, इसमें किसी भी तरह का कुछ वो नहीं किया जाएगा। जलकर वाटर टैक्स संपूर्ण नगर के निवासियों हेतु टैक्स से मुक्त होगा। गृह कर हाउस टैक्स को 25% तक कर छूट कर दी जाएगी। आरओ प्लांट लगाकर सभी प्रयागवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति निःशुल्क कराई जाएगी। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकते हुए कोटा राजस्थान के तर्ज पर इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, IAS, PCS, लॉ की प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के हेतु उच्च स्तरीय निःशुल्क कोचिंग संस्थान संचालित किया जाएगा। एवं शहर के असहाय अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा हेतु निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जैसे कुछ बच्चों का फीस नहीं जमा पाती, बेचारे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसा होता है, तो ये भी हमारे उसमें घोषणा पत्र में कि अगर वो नहीं जमा कर पा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हम अपने नगर निगम में जो है, मगर कुछ अपने संसाधनों से जन सहयोग लेकर के लोगों से मैं उनकी फीस की व्यवस्था करवाऊँ, ऐसा मेरा संकल्प पत्र में है। रोड पटरी और फुटपाथ पर दुकान वाले लगाने वालों से तयबाजारी या इस तरह की कोई जो शुल्क लिया जाता है उस पर संपूर्ण रोक होगी। समस्त सड़कें और गलियां स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण होंगी एवं असहाय लोगों के क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराई जाएगी। जैसे जो कुछ लोगों का असहाय लोग हैं, उनके मकान क्षतिग्रस्त हैं, उनकी मरम्मत का भी हमने बनाया है कि उनकी मरम्मत भी कराई जाए। जो सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ पे 3 उसमें है, किसी को 7,000 मिल रहा है, किसी को 14,000 मिल रहा है, किसी को 31,000 मिल रहा है, तो ये हमारे शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने ही कहा है कि जो उनकी जो तनख्वाह है वो सेम सबकी, जब समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था लगाई जाए। इस तरह मेरे पास 11 पॉइंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने MT टॉक शो में हिस्सा लिया। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर नीरज जी थे। आगे भी हम ऐसे ही नेताओं से आपको मिलवाएंगे।